2020 के बारे में भी हम कहते हैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से सारे नेताओं को हाथ जोड़ के कि अगर 2020 में हमको एनडीए का टिकट जदयू का मिला होता तो हम कितना वोट से जीतते। नंबर एक, वो वोट जो 52,000 आया है उसमें 4 पार्टियों का वोट है, हमारा वोट तो सिर्फ चिराग पासवान का 45,000 था। आप ये देखिए, सामने प्रहलाद जी को आया था तो उनका भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट गठबंधन था जी, हमारा तो अकेला का वोट है 45,000। फर्क क्या परसेंट का है, 5%, 7% का। और आज भी अगर उस आधार पर ये किया जाए तो फिर कहीं कोई रास्ता नहीं। बस में आप जब रिश्तों के लिए आप ये सब किए तो आपका एक रिश्ता खराब हो गया या कहें कि एक टूट हो गया रिश्ता, वो ललन बाबू से टूटा रिश्ता, इसका वजह आप क्या मानते हैं? टूटने का क्या वजह रहा है? क्योंकि आपसे 2020 से पहले आपके यहाँ आना जाना उनका था, रहना था, आप बहुत तरह का उनका मदद कर रहे थे, बहुत तरीके से मदद, संसाधन से भी मदद कर रहे थे और अपना जो भी समय दे सकते थे वो भी दे रहे थे। तो फिर रिश्ता आखिर में टूटा क्यों? क्यों आपको टिकट का शायद प्रॉब्लम था, इस वजह से रिश्ता टूटा, या आपकी महत्वाकांक्षा इतनी जग गई कि इस वजह से रिश्ता टूटा? क्या वजह रहा रिश्ता? यारों के बीच में कहीं वोट स्प्लिट तो नहीं होगा? जैसे नूनू सिंह का जिक्र आता है जब तुमको लगता है कि वो वहां वोट को स्प्लिट करा दिए, भूमिहारों का वोट कट गया जिसके वजह से आप 5-7 हजार वोट से चूक गए रामानंद मंडल से आगे। अभी जो आपको मेरे बगल में दिख रहे हैं आप लोग पहचानते ही होंगे उनको, उनका नाम रविशंकर सिंह है, इसे आप अशोक बाबू के नाम से उनको जानते हैं। कई तरह के सामाजिक काम करते रहे, कई बार वो अलग अलग काम में आपके सहयोग भी किए। इस बार ये फिर से एक नए तरीके से वापस आ रहे हैं। पिछली बार हार से क्या सीखे, क्या इनको मलाल है हारने का, ये भी सवाल इनसे पूछेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे ये अब इस बार आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद लोक जागरण न्यूज पर। मेरा नाम शुभम है। बहुत लोक जागरण न्यूज के सारे जो दर्शक हैं उनको मेरा अभिवादन, प्रणाम। और शुभम जी, आपको भी मेरी शुभकामना, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना कि आप आगे बढ़े तो अपने क्षेत्र में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब हम आपके दोस्तों को देखते हैं कि कोई सब नोबेल प्रोफेशन में है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई बैंकर रहे, तो आप इस प्रोफेशन में क्यों आए, जबकि आपका कोई पारिवारिक इस तरह का नहीं रहा कि आप राजनीति में कूदें या राजनीति में आए? नहीं, आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपके साथ बट नेचुरल है कि ढेर सारे स्टूडेंट होते हैं और सब में एक जैसी मेधा नहीं होती है, तो और सबका एक जैसा हॉबी भी नहीं होता है। लेकिन आपने अच्छा सवाल पूछा, अक्सर ये चुनावी माहौल में ऐसा सवाल पूछा नहीं जाता है। तो आप आदमी क्या सोचता है, क्या करता है, वो बहुत कुछ उसके परिस्थितियों पर निर्भर करता है, तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो मैं पढ़ने में बहुत अति मेधावी नहीं था, लेकिन पढ़ने में ठीक ठाक स्टूडेंट था। मैंने मैट्रिक पास किया 1980 में ही पब्लिक हाई स्कूल से, फर्स्ट डिवीजन से पास किया। फिर मैंने डीजे कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने वहीं से इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, लॉ भी किया। लेकिन मेरी पारिवारिक परिस्थिति थोड़ी ऐसी हो गई कि मेरे बाबूजी बहुत बीमार रहते थे मेरे स्कूल के समय से। तो मुझको, चूंकि मैं भाइयों में सबसे बड़ा था, इसलिए और घर चलने का एकमात्र आधार कृषि था, तो इसलिए हमको यहाँ भी ध्यान देना पड़ता था। तो पढ़ाई में थोड़ा सा हमारा कम ध्यान रहता था, लेकिन हम फिर भी दोनों काम करते हुए ग्रेजुएशन किया, लॉ किया। आफ्टर दैट मेरे बाबूजी का डेथ हो गया। हमने पीजी में एडमिशन लिया था भागलपुर यूनिवर्सिटी में, लेकिन बाबूजी का डेथ हो गया। हम उस समय मुश्किल 20-21 साल के थे, शादी भी नहीं हुई थी। फिर मैंने सोचा कि एक तरफ परिवार है और एक तरफ मेरा अपना कैरियर है, तो मुझे लगा कि हम लोग 6 भाई बहन थे, हमारी दादी जिंदा थी, माँ थी, सब लोग थे। तो मुझको लगा कि अगर हम उधर ध्यान देंगे तो इधर परिवार बिखर जाएगा। तो हमको लगा कि नहीं, परिवार के लिए और आदमी को पढ़ाई लिखाई चाहे जो कुछ भी होता है तो उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि आप परिवार का, समाज का भला करें। अच्छा। तो मैंने उसके लिए उधर हमने कोई कंपटीशन नहीं दिया, मैंने छोड़ दिया और आके परिवार में एस्टेब्लिश किए, यहीं खेती बाड़ी किए। बाद के समय में जब देखे कि खेती बाड़ी से वो उतना उपार्जन नहीं होता है जितना कि हम लोगों को घर में खर्चा होता है, भाई पढ़ने वाले थे, बहन की शादी करनी थी, फिर हमने थोड़ा थोड़ा रोजगार किया, कुछ रोजगार किया। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसी बीच में सारा कुछ इस्टेब्लिश हुआ। और राजनीति में
मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार खानदान में किसी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था 2020 के पहले। हम भी करीबन 1900, हमारे एक चाचा जी थे, वो उनका भी बहुत कम उम्र में डेथ हो गया था, तो उस समय वो राजनीति करते थे, देखते थे जो भी था। हम कहीं नहीं थे, उनका 89-90 में डेथ हो गया। आफ्टर दैट परिवार में मेरा जॉइंट जो भी परिवार था यहाँ, तो कोई ऐसे लोग बचे नहीं। तो अब आपको समाज में अगर रहना होता है तो आपको सामाजिक रूप से जो है सो जुड़ाव रखना पड़ता है। तो हम उसी नाते थे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए कभी हमने नहीं सोचा। और सही बात है कि जो जो चुनावी प्रणाली है और चुनाव लड़ने के लिए जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो मेरे मेरे स्वभाव को सूट नहीं करता था। और हम इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए काम किया। पंचायती राज व्यवस्था नहीं आई तो 2001 में किन्हीं के लिए काम किया। जिला परिषद के चुनाव में हमने काम किया लोगों के लिए। फिर उसके बाद विधानसभा का जब बात आया, उस समय हमारी भूमिका निभाने की बात आई, तो हमने उसमें अपने भूमिका का निर्वहन किया समाज के लिए। ढेर सारे लोगों से यहाँ हमारा ये था, सपोर्ट था, तो हमने ये किया। और मुझको लगता था, फिर बाद में 2009 में जब एनडीए की सरकार आई, 9 में आदरणीय जो अभी वर्तमान केंद्रीय मंत्री सांसद हैं ललन बाबू, वो यहाँ चुनाव लड़ने आए। तो मेरा उसी समय गोकुल नंदन का जस्ट उद्घाटन 8 में हुआ था, तो उनके आदमी आए ऑफिस के लिए, तो ऑफिस वहां हुआ, हम थोड़ा जुड़ते चले गए उसमें। तो फिर उनका जो चुनावी प्रबंधन था उसको हम देखने लगे। स्वर्गीय कैलाशपति महतो जी थे, वो हम लोगों के राजनीतिक अभिभावक जैसे थे। प्रोफेसर रंजनी आनंद जी, ये लोग राजनीति से जुड़े हुए थे पहले। राष्ट्रपति पांडे जी जो अभी जन स्वराज के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष, तो वो लोग आए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, नया परिसीमन हुआ हम मुंगेर लोकसभा का, तो आप इनसे जुड़िए। अच्छा, आप क्षेत्र का भला कर पाएंगे, आपको चुनाव लड़ना है। नहीं, हम उनसे जुड़े 2009 से, और जब तक हम चुनाव नहीं लड़े और उनके पार्टी से अलग नहीं हो गए, तब तक हमारा बड़ा अच्छा संबंध रहा। तो हम वहां भी रहे, लेकिन चुनाव लड़ने के बारे में हम नहीं सोचे। लेकिन इनएक्टिव पॉलिटिक्स में तो हमारी भागीदारी रही, क्योंकि उस तरीके से थोड़ा सा फिर बाद में धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट भी हो गया। लगा कि नहीं, अगर राजनीति में जो है सो अब अगर आंख मूंद के आप घर बैठते हैं तो ये भी उचित नहीं है। चाणक्य ने कहा है कि जो है सो कि जो समाज का जो नुकसान है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो नकारात्मक शक्ति के लोग हैं वो समाज में आगे आ जाते हैं, बल्कि इसलिए है कि जो बुद्धिजीवी हैं, सकारात्मक लोग हैं, वो अपने कर्तव्य और भूमिका के निर्वहन में पीछे रह जाते हैं। तब नकारात्मक लोग को आगे आने का अवसर मिलता है। तो मुझे लगा कि इसको करना चाहिए। अच्छा, राजनीति करनी चाहिए। तो जब आप रिश्ते में, आप जब रिश्तों के लिए आप ये सब किए, तो आपका एक रिश्ता खराब हो गया, या कहें कि एक टूट हो गया रिश्ता, वो ललन बाबू से टूटा रिश्ता। इसका वजह आप क्या मानते हैं? टूटने का क्या वजह रहा है? क्योंकि आपसे 2020 से पहले आपके यहाँ आना जाना उनका था, रहना था, आप बहुत तरह का उनका मदद कर रहे थे, बहुत तरीके से मदद, संसाधन से भी मदद कर रहे थे, और अपना जो भी समय दे सकते थे वो भी दे रहे थे। तो फिर रिश्ता आखिर में टूटा क्यों? क्यों? आपको टिकट का शायद प्रॉब्लम था, इस वजह से रिश्ता टूटा, या आपकी महत्वाकांक्षा इतनी जग गई कि इस वजह से रिश्ता टूटा? क्या वजह रहा रिश्ता टूटने का, ये बताइए। नहीं, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं इस बात को, हाँ, कि हम उनका कुछ मदद नहीं करते थे। अच्छा। हम उनके साथ काम करते थे। वो बड़े लोग हैं, सक्षम लोग हैं। आज हम उनके साथ नहीं हैं तो हम कहें कि हम उनका मदद करते थे, ऐसा कोई बात। लोगों में ये भ्रांति थी। वो उनका विश्वास था मुझ पर, और हम उनके लिए काम करते थे। उनके लिए क्या, समाज के लिए काम करते थे। उनको आदमी की कमी नहीं थी। नंबर 1, रिश्ता ललन बाबू जब यहाँ चुनाव लड़ने आए तब हमारा जान पहचान उनसे हुआ। तो रिश्ता तो राजनीतिक रिश्ता बना मेरा, और कोई दूसरा न तो मित्रता का था, न तो परिवार का था, न तो कुटुंब का था। वो तो कोई रिश्ता था नहीं। तो जब हम 2020 में उनके पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़े, दूसरी पार्टी से विद्रोह करके, बट नेचुरल है कि वो राजनीतिक रिश्ता को वहीं खत्म हो जाना था। तो वो राजनीतिक रिश्ता था और राजनीति के चलते ही वो खत्म हो गया। अच्छा, इसमें पारिवारिक रिश्ता नहीं था, ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित रिश्ता था? नहीं, चूंकि राजनीति में वो यहाँ के एमपी बने, फिर बाद में चुनाव हार भी गए, तो हम उनके साथ रहे। तो आप इसको इस रूप में देख सकते हैं कि रिश्ता तो राजनीति के कारण ही बना था।
वो एक पार्टी से जुड़े थे। अलग बात है कि जब 10 से 13 तक वो आदरणीय नीतीश कुमार जी से अलग हो गए थे, तो उनके ढेर सारे जो आज के लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये स्वभाव होता है कि वो पावर के साथ रहना चाहते हैं। पावर के साथ रहने से बड़ा फायदा होता है भाई। मेरा स्वभाव कुछ अलग है। मेरा स्वभाव ये है कि हम जिनके साथ हैं, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, उनके साथ है, हमको उनके साथ रहना चाहिए। हम भी लोग से आशा करते हैं। समय तो किसी का सब दिन होता नहीं है, तो हम भी लोगों से आशा करते हैं कि अगर अच्छे समय में लोग साथ हमारे हैं तो खराब समय में भी मेरे साथ रहें। तो हम भी वही चाहते हैं कि लोग के साथ रहें। 10 से 13 तक जब वो यहाँ नहीं थे, लोकसभा विधानसभा में उन्होंने जो कैंडिडेट को लड़ाया, कांग्रेस के कैंडिडेट को, वो लोग चुनाव हार गए, तो एक दौर था कि 1 साल तक वो लखीसराय नहीं आए थे। हम उस जमाने में भी मजबूती के साथ थे उनके साथ, तो वो अलग बात है। लेकिन रिश्ता राजनीतिक ही था। अब वहां से जब हम अलग हो गए और वो दूसरी पार्टी में चले गए, तब वो रिश्ता वहीं द एंड हो गया। आपका रिश्ता तो जनता के साथ बहुत अच्छा था, तो जब इतना अच्छा रिश्ता जनता के साथ में था, तो 2020 में कहाँ चूक हो गया चुनाव जीतने में, या आप लेट कर दिए ये सोचने में कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, आप उस परिणाम को इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि जो 2020 का जो जनादेश था सूर्यगढ़ा की जनता का, वो जनादेश अपने आप में आंख खोलने वाला था। और कोई मेरे जैसा आदमी जो पिछला 10 साल से एक बहुत 12 साल 13 साल से एक बहुत ताकतवर आदमी के साथ था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनके पार्टी के खिलाफ, और उन्होंने पूरा दम भर जैसो की अपने पार्टी के समर्थन में प्रचार किया। हम ही नहीं कहेंगे हमारा विरोध किया, उन्होंने किया। उसके बाद जनता ने हमको 44,797 वोट दिया, तो वो तो आंख खोलने वाला था। लोग इसको जात के चश्मे से देखते हैं। हम तो ये मानते हैं कि उस समय उन्होंने हमारे बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया, और उन्होंने तो ये कार्यकर्ता भी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि हमारा मुंशी था, ये कार्यकर्ता कहाँ था, इसको जदयू में था जो इसको टिकट मिलता, उन्होंने ये भी कहा था। लेकिन जनता ने इस बात को नहीं माना और 45,000 वोट दिया। उनके कैंडिडेट को 52,000 वोट आया और 62,000 वोट लाके आदरणीय प्रहलाद जी विधायक बने। और हम 18 दिन में ये काम किए। हमने 6 को तय किया, 7 को हमको वहां से जो सो लोजपा के उस समय जो सो की थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सूरज भान जी, उन्होंने बुला के हमको टिकट दिया। जबकि 14 के चुनाव में हमने ललन बाबू के लिए, उनकी पत्नी जब यहाँ से चुनाव लड़ी थी आदरणीय बीना देवी जी, तो हमने उनका जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन उन्होंने बुला के हमको टिकट दिया। और 8 को मैंने नॉमिनेशन किया, 28 को वोट हुआ, 26 को चुनाव प्रचार खत्म हुआ। कुल 18 दिन में हमको 45,000 वोट जो आया, वो अपने आप में आंख खोलने वाला था। मैं तो सोच नहीं सकता था कि मुझको इतना समर्थन मिलेगा, जैसो कि लोगों का और इतना ज्यादा वोट मिलेगा, ये तो कभी हम सोच ही नहीं सकते थे। तो ये चूक अब रह गई। जीते क्यों? चुनाव तो सब जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो हम दूसरे को चुनाव तो लड़ाते रहे। 3 चुनाव आदरणीय ललन बाबू के लिए 9, 14 और 19 वो सूर्यगढ़ा विधानसभा में कार्यकर्ता के रूप में हम ही देखते थे सब जगह। अच्छा। तो दूसरे के लिए लड़े हमने। कई हमारे मित्र थे, वो जिला परिषद का चुनाव लड़े, मुखिया का चुनाव लड़े, हम सबको सपोर्ट करते थे। लेकिन अपना चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था। और एक चीज जो होता है शुभम जी, कि हम सेंटर में बैठ के जो है सो काम करते थे, और ये काम था कि हम ही को हीरो बनना था, हम ही को मैनेजर भी बनना था, हम ही को डायरेक्टर भी बनना। इसमें चूक हो गई, समय कम मिला, हम मतदाता मालिक के पास जा नहीं सके। आज जब हम जा रहे हैं तो वही लोग कहते हैं कि हमको पता नहीं था आपको इतना वोट आएगा, हम तो आपको वोटे नहीं दिए, इस बार आप आइए और देखिए। तो ये बात था। और जो जाति का हिसाब किताब है, हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं, हमारे पास तो हर बूथ का रिकॉर्ड है। हम जिस जात से आते हैं, जिस वर्ण से आते हैं, उन लोगों का वो 45,000 में आधा ही वोट है, आधा वोट अन्य लोगों का है। हमको 6,000 वोट चानन में आया, हमको करीबन 25-2700 वोट मेरनी चौकी जोन में आया, हमको करीबन जो सो की 3,000 के आसपास, 2500 के आसपास नदी कानी क्षेत्र में आया, हमको कजरा जोन में भी करीबन 2500 3,000 वोट आया। यहाँ भूमिहारों की आबादी नहीं है, नगण्य है ही नहीं।
तो ये कैसे वोट आ गया जबकि हम वहां जा नहीं सके। इसलिए ये बात जो है सो चूक नहीं है, हम तो उसको बहुत सेटिस्फैक्ट्री मानते हैं कि उतना वोट आना, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, बड़े बड़े नेता जो थे, वो तो फोरकास्ट कर रहे थे कि इसको 10 से 15,000 वोट आए। कहीं भूमिहारों के बीच में कहीं वोट स्प्लिट तो नहीं होगा? जैसे नूनू सिंह का जिक्र आता है, जब तुमको लगता है कि वो वहां वोट को स्प्लिट करा दिए, भूमिहारों का वोट कट गया, जिसकी वजह से आप 5-7 हजार वोट से चूक गए रामानंद मंडल से आगे होने से? नहीं, उसको ऐसा आपके समर्थक का आरोप है? नहीं, ये आरोप नहीं होता, ये तो हकीकत हाँ। है, कोई आरोप नहीं है, जनता मालिक है जिनको जो वोट दे। लेकिन देखिए, भूमिहारों का वोट जो है सो विधानसभा में जो है सो एकदम से एकमुश्त तो कभी होता नहीं है, नहीं होता। और जो भी कोई मतलब थोड़ा सा राजनीतिक रूप से जो है सो जागरूक जात होता है, वहां वोट एक तरफा कभी होता नहीं है। हमको मेजोरिटी वोट मिला, हाँ, तो कहीं कोई दो राय नहीं है। सेलेक्टिव लोगों को बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। दूसरा बात है कि ललन बाबू जैसे समर्थ जो है सो नेता अगर वहां चुनाव में अपना सब कुछ लगाते हैं, तो वो भी उसी समाज से आते हैं, तो वोट को तो स्प्लिट हो जाना था, हुआ। लेकिन मेजोरिटी वोट हमको मिला। अगर मेजोरिटी वोट हमको नहीं मिलता तो पिपरिया प्रखंड में हम लीड नहीं करते, तीनों कैंडिडेट में हम वहां लीड किया। अब रह गई बात की आपने नूनू बाबू का बात किया, नहीं, उनसे हमारा संबंध बहुत बढ़िया है, अब तब भी था, आज भी था। हम विरोधी का बात नहीं, उस समय अब जिस परिस्थिति में भी उन्होंने उनका साथ दिया और उन्होंने जदयू को किया, वहां मोहनपुर में वोट परसेंटेज बहुत कम हो गया। आज भी उनके बड़े भाई स्वर्गीय रामबालक बाबू के श्राद्ध में हम लोग गए थे, बहुत अच्छा हम लोगों का ये है, पारिवारिक संबंध है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों को, कुछ मित्रों को जो है सो जो लोग भी चाहते थे कि हम भी चुनाव लड़े, अलग बात है, उन सबों ने आके हमको खड़ा किया था। हम लड़ना नहीं चाहते थे, हमको ललन बाबू से बहुत सम्मान मिला हुआ था, या आज हम उनके साथ नहीं है, फिर भी हम कहते हैं बहुत भरोसा विश्वास था। इन लोगों ने हमको कहा, साफ साफ कहा था कि हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन साफ साफ कहा था कि अगर हम कोई भी हालत में, जब रामानंद जी का टिकट क्लियर हुआ, और उसमें उनके समुदाय के भी लोग थे जी, अच्छा, उन लोगों ने भी आके कहा सुजगहाबाद के मुद्दे पर, सुजगहा का नेता, सुजगहा का कहे कि अगर आप नहीं लड़िएगा तो हम लोग वोट देंगे प्रहलाद जी को, राजद को, अच्छा, उसको हम वोट नहीं देंगे, पहला शर्त। दूसरा शर्त कि आप वोट मांगने नहीं घूमिएगा, नहीं तो आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ होंगे। अच्छा। हमारे सामने ये सवाल आया था, और उसमें अग्रणी भूमिका हमारे समाज के बड़े बड़े लोग जो थे उन्होंने दिया। हम नाम की निकाल लेके और उनको उनका सियार खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन किया। और ये बात जनता जानती थी। इन लोगों को बाद में लगा कि ये आगे निकल कर जब लोग का समर्थन हमको देखे, तो उनको लगा कि समर्थन तो हम खड़ा होते तो हमको भी मिल जाता। इसलिए लोगों का मन दिग्भ्रमित हुआ, ऊपर से भी दबाव आया, और उसके साथ 5-7 कैंडिडेट हमारे समाज के थे, छोटे छोटे। हाँ। उन लोगों ने भी 10,000 वोट लाया, तो आप जोड़ लीजिए 45, 10, 55 होता। हालांकि हम इसको मानते नहीं। देखिए, हम ये मानते हैं कि जात की राजनीति करने का समय ओवर हो गया बिहार में, और जो भी लोग चुनाव जीतना तो दूर है, अगर राजनीति में सम्मानजनक प्रदर्शन भी करना चाहते हैं तो उनको जमात की राजनीति करना पड़ेगा। कोई भी जात के कोई नेता है, वो अपने को स्वयंभू नहीं समझे, कोई लोग अब जात पात बहुत मानने को तैयार नहीं। अच्छा, एक संबंध का चर्चा की है, आपका संबंध है, एक संबंध आपका चिराग पासवान के साथ भी है, एलजेपीआर के साथ में। आपको लगता है कि वो टिकट आपको देंगे, या एनडीए का सीट सुलझा होगा तो आखिर में आपको टिकट मिलेगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या लग रहा है, चुनाव लड़ेंगे या आपकी नहीं लड़ेंगे चुनाव? नहीं, हम पहला बात तो आपने हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का नाम लिया, उनसे मेरा संबंध बहुत बढ़िया है, और आप इस बात को सोच सकते हैं कि हमारे जैसे साधारण लोग को जो 2020 में उनकी पार्टी में आया, और फिर 2021 में हमारा पार्टी का डिवीजन हो गया, परिवार के लोगों ने भी 4-5 सांसद चले गए, अलग चले गए, और तब उन्होंने हमको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना के रखा है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या भरोसा है हमारे नेता का। और रह गया बात की ये नया एनडीए में, हमारी पार्टी एनडीए में आई लोकसभा चुनाव के पहले, और हमारे नेता का कहना होता है भाई मोदी जी के हनुमान हैं,
मोदी जी के लिए सब कुछ करेंगे। तो अब ये 5 पार्टियों में सूर्यगढ़ा का सीट किस पार्टी का बनता है? अलग बात है कि अभी अभी आदरणीय सांसद महोदय ने आके घोषणा किया यहाँ की भाई सीट जदयू का है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे संदर्भ में नहीं, एक अन्य जो है, जो राजद के अभी हाँ। माननीय विधायक जी हैं, वो भी कहते हैं, कल भी देखे वो प्रभात खबर वाला जो था चौपाल में। उस चौपाल में, तो उस एनडीए की तरफ से वही जवाब दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल है कि अभी 1, 2, 3 जो 2020 को अगर आप देखें तो टोटल जो 1, 2, 3 जो है, जो करीबन 80-85% वोट जो पिछले चुनाव में जनता ने दिया, उसके वोट को लेने वाले, पाने वाले एक के गठबंधन में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। दूसरे तरफ एकदम मैदान खाली है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि अब इसमें तो पार्टी के नेताओं को तय करना है कि सीट की, अगर सीट मेरे लोजपा का होता है तो मुझको पूरा भरोसा है। हम 2020 में जो है, तो हमारी पार्टी जो 130-32 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसमें टोटल बिहार में हम 6ठा नंबर पर थे वोट लाने में। जो हमसे 5 आगे वाले थे, वो शायद 3-4 बीजेपी के लोग थे, वहां लौट चुके हैं। तो हमारा बड़ा वोट तो हमारा सबसे ज्यादा है। और हम अभी 19 जुलाई को हमारा यहाँ हुआ था नव संकल्प महासभा, आदरणीय चिराग जी आए थे, वहां हमारे पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी थे आदरणीय अरुण भारती जी, जो जमुई के सांसद हैं। तो सब लोगों ने कहा, हमारे यहाँ से सर्वाधिक उपस्थिति थी वहां मुंगेर में, 8 जिला का कार्यक्रम था। उन लोगों ने कहा था कि हमारा वो मजबूत सीट है, आप जनता के बीच रहिए, आप घूमते रहिए, हम वो लेंगे। अगर 25 सीट, हमारा एक भी विधायक नहीं है, जरा आप सोचिए शुभम जी। और 2020 के बारे में भी हम कहते हैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से सारे नेताओं को हाथ जोड़ के, कि अगर 2020 में हमको एनडीए का टिकट जदयू का मिला होता तो हम कितना वोट से जीतते? नंबर 1, वो वोट जो 52,000 आया है उसमें 4 पार्टियों का वोट है, हमारा वोट तो सिर्फ चिराग पासवान का 45,000 है। आप ये देखिए, सामने प्रहलाद जी को आया था तो उनका भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट गठबंधन था जी, हमारा तो अकेला का वोट है 45,000। फर्क क्या परसेंट का है? 5%, 7% का। और आज भी अगर उस आधार पर यह किया जाए तो फिर कहीं कोई रास्ता नहीं बचता है। हमको टिकट मिलना चाहिए, हम तो स्वाभाविक दावेदार हैं यहाँ के। लेकिन अगर आपने सवाल पूछा कि नहीं मिलेगा, तो हम आपको ये बता दें, इस मामले में कोई भ्रांति नहीं। हम पिछले 5 साल से जनता के बीच एक दिन भी नहीं बैठे हैं, जा रहे हैं सूर्यगढ़ा। और जब हम 2020 में चुनाव लड़े थे तो भी हम एक पार्टी में थे, बहुत मजबूत नेता थे, उनका बड़ा विश्वास था हम पर, और हम सूर्यगढ़ा के जनता के हित में हमने उसको छोड़ के हम चुनाव लड़े थे। ये तो हुआ था। तो आज हम लड़ रहे हैं, हमको पूरा भरोसा है आदरणीय चिराग पासवान जी पर। नहीं होता है तो फिर राजनीति जो है वो किया जाता है जनता के लिए, क्षेत्र के लिए। हम तो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं आज तक हुआ, 3 हिस्सा जीवन हमारा यहीं बीता, तो आगे का भी 10-5 साल अगर भगवान अवसर देंगे तो यहीं बीतेगा। तो हम तो सूर्यगढ़ा के जनता के लिए जो उचित निर्णय होगा सूर्यगढ़ा जनता के मांग पर वो करेंगे। अच्छा, सूर्यगढ़ा में अभी तो हर जगह बाढ़ आया हुआ है, आप देख रहे होंगे, बाढ़ पीड़ित लोग बहुत इधर उधर घूम रहे हैं। तो आप इस बाढ़ के लिए चिराग पासवान जो गठबंधन में है आपके, तो गठबंधन सरकार कुछ ठोस नहीं कर पा रही है बाढ़ पीड़ित जो पूरे दियारा क्षेत्र में है, चाहे जगदीशपुर तक जो पानी आ गया है, इस पानी को निकालने के लिए आप क्या सुझाव, कैसे ये ठोस कुछ हो जिसमें पानी कम से कम, जहां बांध बना हुआ है जगदीशपुर गांव जैसे गांव में भी बांध से पानी गांव की तरफ घुस जाता है। पहला बात तो है कि आपने जो कहा कि गठबंधन सरकार चिराग पासवान जी हैं, हमें हम लोग आवाज उठा रहे, हम उन्हीं के प्रतिनिधि के तौर पर हम पिछला 3 दिन जाके बाढ़ पीड़ित के बीच में नाव से घूमे, सब जगह गए, करीब करीब सब जगह गए, लोगों से मिले। और ये जो नदी का जो दियारा का इलाका होता है, तो वहां आप मानिए कि वहां बाढ़ से जो है उन लोगों का संबंध जो है तो सब दिन का होता है। नदी का पानी बढ़ा आ गया, खेत में फैल गया, गांव के बगल लोगों का जो बसावट है उसके हिसाब से है, डी पर पानी कम ही चढ़ पाता है। अभी तक जितना आया था नहीं हुआ था। हाँ, जो गरीब लोग हैं, जो खेत में झोपड़ी देके हैं, और फसल तो पूरा का पूरा नाश हो गया। और ऐसा बात नहीं है जो आपने कहा कि नहीं कर पा, नहीं, सरकार राहत का काम कर रही है, बचाव का काम कर रही है, पदाधिकारी घूम रहे हैं, हम तो खुद देखे हैं जाके। किचन भी अब चालू हो गया, कल हमको पथुआ से खबर आया कि नहीं किचन चालू हो गया, थोड़ा सा व्यवधान था वो हो गया।
तो मुझको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर पा रहे। अलग बात है कि जब इतने बड़े इलाके में एकाएक आपदा आता है तो उसमें संभलने का थोड़ा वक्त लगता है, पशु चारा की कमी है, थोड़ा डॉक्टर का कमी है, लेकिन हमको लगता है कि प्रशासन इस मामले में काफी संवेदनशील है और हमको लगता है कि ये होगा। आने वाले समय में किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि भदई का जो फसल, दियारा का फसल तो एकदम 100% खत्म हो गया इस बार। पिछले बार 20-25% हो गया था, तो इस बार वो एक चुनौती होगा प्रशासन के लिए भी, सरकार के लिए भी। अब रह गया बात जगदीशपुर का, जो बात आप बोले, जगदीशपुर मेरे बगल का गांव है, हम जाते आते रहते हैं। वहां एक जगह जो है जहां से वो निकलने का, जो उधर दियारा जाने का ढाला बना हुआ, वहां एक स्लुइस गेट लगा हुआ, वहीं से पानी का रिसाव होता। ये एक समस्या हर साल वहां आता, पानी वहीं से लौटता है। मुझको लगता है कि नदी किनारे ढेर सारा गांव है, जैसे पटेलपुर भी है, तो वहां भी थोड़ा बहुत होता, वहां कम होता। वो स्लुइस गेट मेन कारण है, और जो ढाल बनता है, हम चाहेंगे, जो भी अभी हम तो कहीं कोई पद पर तो हम है नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि इस समस्या पर, और ये जो तटबंध है इसका भी अब बहुत ढेर दिन हो गया है। हमको लगता है कि जिस तरीके से अब बादल फटने की घटना होती है और पानी एकाएक प्रकृति का थोड़ा सा जो है सो कि रौद्र रूप देखने को मिलता है, मुझको लगता है कि सूर्यगढ़ा का जो पूरा तटबंध है वहां से लेके उसको एक बार फिर से मरम्मत करने का समय आ गया है, होना चाहिए। और जगदीशपुर तो चूंकि अब नगर परिषद में भी आ गया है, नगर परिषद का भी ढेर सारा बंद है, लेकिन वो जो है वो तो सुरक्षा का तटबंध है, और वो तो बिहार सरकार के अंदर है, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत है। हमको लगता है कि उस पर अब ठोस होना चाहिए। अगर वहां उतरने का ही जगह है तो उसको थोड़ा ऊंचा करके ऐसा बना दिया जाए कि वो पानी का मुद्दा, चूंकि बरसात का पानी पहले उससे निकलता है और फिर बाद में वही पानी आ जाता है साइफनों के अंदर, ये एक समस्या है। वहां के कुछ लोगों को बड़ी भारी परेशानी, पिछले बार भी हम लोग गए थे, जब पानी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो लगता था बांधे तोड़ के पूरा जगदीशपुर में आ जाएगा पानी, और निचला पार्ट में तो आ ही जाता है। वहां कुछ लोगों का बथान है, ये है दिक्कत है। मुझको लगता है कि इस पर ठोस कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चिराग पासवान जी, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, हम बेकार इनको समर्थन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। या आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री अभी हैं सूरजगढ़ा विधानसभा को दोयम दर्जे से देखते हैं, शायद इस वजह से विकास नहीं हो रहा, चूंकि यहाँ एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है, तो लगता है कि विकास आखिर में किस पैमाने पर हो रहा है, कहाँ हो रहा है विकास? नहीं, पहला बात तो है कि आपको किसने कहा कि वो कहते हैं कि हम उनको समर्थन देके बेकार कर रहे हैं? चिरागी ने ऐसा नहीं कहा था। वो अपराध, बढ़ते हुए अपराध के घटना पर उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम एनडीए के मजबूत अंग हैं और ये 2025 का चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रह गया बात की माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र बड़ा पसंदीदा क्षेत्र है। पिछले 20 वर्ष के अपने कार्यकाल में हमको लगता है कम से कम 6-7 बार वो सूरजगढ़ा आए। बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास इन्होंने किया। 19 के चुनाव के पहले सैकड़ों करोड़ की योजना का मानिकपुर में किया था। सूरजगढ़ा ब्लॉक में आए थे 2008-9 में, तो उस समय उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस का जो है सो घोषणा, हम लोग उस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हम सचिव थे, स्वर्गीय रामजीवन बाबू अध्यक्ष थे, तो उस समय जो है सो कि उन्होंने उसका भी किया था। तो सूरजगढ़ा उनका पसंदीदा क्षेत्र है। और सूरजगढ़ा अगर विकास के दौड़ में पीछे है तो इसके लिए हम जैसे लोग जिम्मेवार हैं, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, और आम मतदाता भी जिम्मेदार हैं इसके लिए कि वोट विकास के नाम पर नहीं होता। आज हम इस बात से खुश हैं कि हमारे बाजार के कुछ साथी जो व्यापारिक मित्र हैं, वो उन लोगों ने पूरा डिग्री कॉलेज के लिए एक मुहिम चलाया, पूरा वो माइकिंग करके, विमल जी वगैरह उन्होंने किया। सवाल है कि हम लोग मजबूती से इस मुद्दा को नहीं उठाए, और वोट कहीं ना कहीं हम लोग जाति और पार्टी के आधार पर करते हैं। विकास के मुद्दे पर अगर वोट पड़ता, ये बात सही है, बगल के सामहो प्रखंड में अगर एक विधायक पहली बार जीतते हैं इसी सरकार में, लोजपा से जीत के वहां जाते हैं, जदयू में समाहित भी नहीं हुए हैं, लेकिन वो डिग्री कॉलेज 3 पंचायत के ब्लॉक सामहो में उन्होंने घोषणा इसी सरकार में न करवाया, बल्कि उसका टेंडर भी हो गया। और हमारा 28 पंचायत का सूरजगढ़ा, 24 पंचायत और 1 नगर परिषद है, और अगर आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं हुआ, एक स्टेडियम नहीं हुआ, एक महिला महाविद्यालय नहीं हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए हम लोग दोषी हैं।
और यहां मुझको लगता है कि सदन में जो आवाज जाती है वो आवाज इसके साथ न्याय नहीं करती है। वो आवाज बुलंदी से इसको उठाती है। तो इसलिए हम लोग पिछड़े हैं। खेत मतलब कृषि का क्षेत्र है। अब सरकार का कृषि नीति है, कृषि रोड मैप बना, पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए बिहार को पुरस्कार मिला, कृषि कर्मण पुरस्कार। अब बताइए कि मुंगेर से लेकर लखीसराय तक में ये वो कोल्ड स्टोरेज नहीं, हजारों हजार एकड़ जमीन है, फल का इतना बढ़िया उत्पादन है, सब्जी का इतना बढ़िया उत्पादन है, मक्का का इतना बढ़िया उत्पादन है, एक उस पर आधारित कोई छोटा उद्योग। बिल्कुल। तो ये अपने आप में साबित करता है बिहार में तो विकास हुआ है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने इस मुद्दे पर संजीदगी नहीं दिखाई, इसको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि लगता है यहाँ लोगों को कि यहाँ मुद्दा पार्टी और जाति ही रहेगा, उसी आधार पर लोग वोट करें। एक अंतिम सवाल, तो जाति पर चुनाव तो इस बार भी होगा। लोग का कहना है कि सामाजिक दूरी जो बन गया है, चाहे जो भूमिहार वर्सेस जो बैकवर्ड हो जाता है चुनाव जाते जाते, इस सामाजिक दूरी को आप कम कैसे करेंगे जिससे आप चुनाव जीत सकें? नहीं, हम आपके इस सवाल से बिल्कुल सहमत नहीं है कि पार्टी सामाजिक दूरी बन गई है। अगर सामाजिक दूरी बन जाती तो फिर जो सवर्ण है या भूमिहारों की आबादी इतनी छोटी है कि वो राजनीति में कहीं पद प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में भी जाति को मुद्दा बनाया गया तो लोगों ने अस्वीकार किया, और खाली सवर्णों के वोट से तो सांसद महोदय जीते नहीं, हर वर्ग के लोगों ने वोट किया, और वो तो बड़े लोग हैं। आप हमको ही ले लीजिए, हमारा तो कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन 2020 में हम चुनाव लड़े, हमको 44,797 वोट आया। हमने आपको कहा कि आप उसका सर्वे कीजिए तो आधा वोट दूसरे जात के लोगों का है। उन्होंने क्यों दिया वोट हमको? उनको देना था दूसरे लोगों को वोट। अगर जात के आधार पर देते तो उतने लोग तो जात से ऊपर उठे हुए हैं, और वो एक सवर्ण जानते हुए, मेरी जाति को वो जानते थे, फिर भी उन लोगों ने हमको वोट दिया। तो ये बात कहीं से नहीं है, सामाजिक दूरी घटी है, बढ़ी नहीं। और हमने तो अपना 20 वर्ष 25 वर्ष इसी चीज में लगाया है कि सामाजिक दूरी कोई कीमत पर, चुनाव हमको सामाजिक दूरी बढ़ा के जीतने का कोई हमारा मकसद नहीं है। हम वैसा चुनाव 5 बार जो अशोकी की लड़ेंगे और नहीं जीतना चाहेंगे कि हम जात पात करके चुनाव लड़े और जीते ना। ये इससे तो हम जो करने चले हैं वही वो मिशन खत्म हो जाएगा। हमारा राजनीति करने का उद्देश्य ही है कि सामाजिक दूरी कमे। और आप चल के देखिए मेरे साथ कि हम जहां भी जाते हैं हमको लोगों का कितना प्यार मिलता है। सारा को अभी हम नदी कानी क्षेत्र में गए, उधर रोड साइड में गए, एक वहां हमारे जात के लोग नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोग हमको आशीर्वाद देते हैं, प्रेम देते हैं, हम मानते हैं। अभी नगर परिषद का चुनाव हुआ, यहाँ दोनों पद पर एक ही वर्ग के लोग जीत गए। वो क्या सिर्फ भूमिहार के वोट से जीत गए? हर वर्ग के लोगों ने उनको वोट किया। तो कहां जात पात है जी? अच्छा, पिछले 5 साल से आप लगातार घूम रहे हैं, गांव गांव शहर से हर जगह जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं पिछले 5 साल से, लेकिन आपका चुनाव भी उठा हुआ ऐसा दिख नहीं रहा है कि चुनाव उठ गया है, सब लोग जय अशोक तय अशोक कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव उठा हुआ नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि इस बार जीत का मार्जिन और जीत तो सुनिश्चित है आपका। आपको ऐसा लग सकता है चुनाव में? आप देख रहे हैं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि पार्टी पर लोग बहुत डिपेंड है। अक्सर हम जहां जाते हैं लोग कहते हैं कि आप टिकट ले लीजिए, आप जीत जाइएगा, बैठले जीत जाइएगा। तो ये लोग का भावना आप कहां तक देखते हैं नहीं पता। हम तो जहां जाते हैं, हम तो जहां घूमते हैं, लोग चुप जरूर हैं, लेकिन जब आप जाते हैं और जब आप लोगों के आंखों में देखते हैं तो मुझको लगता है कि बिल्कुल चुनाव तो एकदम खुला हुआ है। लोग जो है सो कि बिल्कुल चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और बहुत बेहतर जनादेश देंगे इस बार। जरा घूमिए, क्षेत्र में जाइए, हर वर्ग के बीच में जाइए, हम आपको शुभकामना देते हैं। आप जाके लोग के बीच में जाके इंटरव्यू कीजिए, उनके मंतव्य को लीजिए। हम लाइव फेसबुक लाइव आते हैं, पिछले 5-7 बार से आ रहे हैं, उसमें जितने सारे लोग जुड़ते हैं हम उनको देखते हैं। वो तो सारे जात धर्म से ऊपर उठ के जुड़ते हैं। अब आपको विधानसभा चुनाव में आप अगर ऐसा सोचते हैं कि कोई लहर है, आप ये बताइए कि आप जरा घूम के बताइए कि लहर किनके पक्ष में है, जो वर्तमान है या कोई पार्टी वाले जो आने वाले हैं। पहला तो भी कैंडिडेट तय नहीं है, किधर का भी कोई कैंडिडेट तय नहीं है जी।
आज तक तय नहीं है। बिल्कुल। पहले एक तरफ का कैंडिडेट तय होता था सुलझड़ा में कि एक तरफ से प्रहलाद जी ही होंगे, आदरणीय प्रहलाद बिल्कुल। यादव जी। अभी तो कहीं से कोई तय नहीं है जी। लेकिन उसके बाद जनता जिस तरीके से ये है, मुझको तो लगता है, हमको तो दिखता है, लेकिन अब अगर हो सकता है जनता है, हो सकता है हम उनके मन को नहीं पढ़ पा। कल हम भलुई गांव गए थे तो वहां वो तुड़ी लोगों की आबादी है, नया टोला भलुई में, लेकिन स्त्री पुरुष लड़की बच्ची बूढ़ा सब जिस तरीके से मेरे जैसे आदमी के लिए ढोल बाजा करके दूर से लाके और वहां सारे लोग वहां खड़ा रहे, तो हमको तो लगता है कि चुनाव बिल्कुल साफ है, समय आने का देर है। आप देखिए कि किस तरीके, कुछ खास लोगों को हो सकता है ऐसा, बाजार में बैठ के अगर कुछ लोग करते हैं इस तरीके का बात कि भाई जैसो कि ये नहीं है वो नहीं है, हमको नहीं लगता। चूंकि अब हम जो है सो चारों तरफ घूमते हैं और हमको ये चीज दिखता है, लेकिन राजनीति है, चुनाव है, लोकतंत्र है और बिल्कुल। इसका मिजाज पढ़ने में